हेलो दोस्तों, यूट्यूब आदित्य जी के क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं अनिल कुमार पांडे। बिल्कुल दोस्तों, प्रत्येक दिन संध्या काल में आप लोगों के लिए मैं 7 बजे यह वीडियो लाता हूं, जो कहीं ना कहीं आप अपने साइंस को चेक करिएगा, खुद को यहाँ पे खुद को मापिएगा कि आपकी तैयारी कैसी है। दोस्तों, आज से कुछ बदलाव इसमें मैं कर रहा हूँ, कुछ विश्लेषण भी इसमें करूँगा जो कि आपके लिए काफ़ी लाभकारी होगा। इससे पहले कि आपको 2 वीडियो में 35 क्वेश्चन हो चुके हैं, तो आज 36वें क्वेश्चन से प्रारंभ करेंगे। और चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर हम लोग है 36 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है, किस कारण से हवा का एक बुलबुला पानी के अंदर चमकता नजर आता है? किस कारण से हवा का एक बुलबुला पानी के अंदर चमकता नजर आता है? ऑप्शन है आपके पास प्रकाश के परावर्तन से, प्रकाश के अपवर्तन से, प्रकाश के विवर्तन से, या फिर प्रकाश के पूर्ण परावर्तन से। बिल्कुल जवाब आपसे चाहिए, और क्या हो जाएंगे इसके आंसर? और इसके आंसर हो जाएंगे प्रकाश के अपवर्तन से। बिल्कुल दोस्तों, प्रकाश के अपवर्तन से। तो थोड़ा सा यहाँ पर आपको हम बताना चाहेंगे प्रकाश के अपवर्तन के विषय में, कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गति करता है तो प्रकाश का पथ जो है सो विचलित हो जाता है, और इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जैसे पानी में, वायु से पानी में जब प्रकाश प्रवेश करता है तो वह अपने पथ से विचलित होता है, तो इसको हम लोग कहते हैं क्या? प्रकाश का अपवर्तन। बिल्कुल दोस्तों, अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 37 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है, भूप्रपटी में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? भूप्रपटी में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी नाइट्रोजन, ऑप्शन सी मैग्नीज, या ऑप्शन डी सिलिकॉन। तो जवाब आपसे चाहिए, क्या होगा इसका आंसर? और इसके आंसर क्या हो जाएंगे? बिल्कुल इसके आंसर हो जाएंगे ऑक्सीजन। इसके आंसर ऑक्सीजन हो जाएंगे। और चलिए हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर जाने की और क्या क्या है इसमें। तो भूप्रपटी पर सबसे अधिक ऑक्सीजन के बाद सिलिकॉन सेकंड नंबर में, और थर्ड नंबर में एल्युमिनियम पाया जाता है यहाँ पे। तो चलिए हम लोग आते हैं और क्वेश्चन नंबर हम लोग 38 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 को देखेंगे, 38। और 38 क्वेश्चन है, हंसाने वाली गैस के नाम से निम्नलिखित में से कौन जाना जाता है? हंसाने वाली गैस के नाम से निम्नलिखित में से कौन जाना जाता है? ऑप्शन ए नाइट्रस ऑक्साइड, ऑप्शन बी नाइट्रिक ऑक्साइड, ऑप्शन सी नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड, या डी नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड। और आंसर आपसे चाहिए, और आंसर क्या हो जाएंगे इसके? इसके आंसर हो जाएंगे नाइट्रस ऑक्साइड। बिल्कुल इसके आंसर हो जाएंगे नाइट्रस ऑक्साइड। ए नाइट्रस ऑक्साइड हो जाएगा। और नाइट्रस ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है? N2O, N2O हो जाता है ना, यही होता है N2O। इसे हैप्पी गैस, लाफिंग गैस भी कहा जाता है। बिल्कुल दोस्तों, इसे आपको है सो लाफिंग गैस के भी नाम से जानते हैं हम लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 39 है, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली अक्रिय गैस कौन सी है? वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली अक्रिय गैस कौन सी है? ऑप्शन है हीलियम, बी नियॉन, सी ऑर्गन, और डी क्रिप्टॉन। क्या होंगे आंसर? आंसर बताएं आप। तो इसके आंसर क्या हो जाएंगे? ऑर्गन। इसके आंसर हो जाएंगे ऑर्गन, सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। और चलिए हम यहाँ पर थोड़ा सा स्पष्ट करेंगे, अक्रिय गैस उन गैसों को कहते हैं जो साधारणतः रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग नहीं लेती है, बिल्कुल, और सदा मुक्त अवस्था में ये मिलती है। जैसे आप हीलियम है, नियॉन है, ऑर्गन है, क्रिप्टॉन है, जीनॉन है और रेडॉन। तो ये 6 जो हो गए आपको, ये अक्रिय गैस हो गए। 4 तो आपके यहीं पर दिख रहे हैं, हीलियम, नियॉन, ऑर्गन और क्रिप्टॉन। इसके अलावा जीनॉन और रेडॉन। तो ये 6 आपको हैं सो अक्रिय गैस होते हैं। अक्रिय गैस को नोबेल गैस या उत्कृष्ट गैस के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पर कभी कभी आप कंफ्यूज हो जाते हैं, क्वेश्चन में जब अक्रिय गैस दे देता है और स्पष्ट नहीं करता है, तो ध्यान रखेंगे नोबेल गैस या उत्कृष्ट गैस के नाम से भी यह अक्रिय गैस जाना जाता है। और यह अक्रिय गैसों की संख्या कितनी है? 6। चलिए क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 में है आपको, गोताखोरों द्वारा सांस लेने में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी है? बिल्कुल, गोताखोर समुद्र के अंदर या फिर जल के अंदर जब प्रवेश करते हैं तो उनके द्वारा प्रयुक्त जो गैस लिया जाता है सिलेंडर में जो होता है,
तो उसके साथ कौन सा गैस होता है? तो ऑक्सीजन तो सभी को जानते हैं, क्योंकि वो बहुत ही निहायत जरूरी है, बिना ऑक्सीजन का तो श्वसन क्रिया ही नहीं होगा। उसके साथ सम्मिलित गैस कौन सा होता है? तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल दोस्तों, यहाँ पर हो जाएगा ऑक्सीजन प्लस हीलियम। ऑक्सीजन प्लस हीलियम। अब ये क्यों हीलियम क्यों? तो सबसे बड़ा है कि जब वो गहराई में गोताखोर जाता है तो वहाँ पर वायुदाब की कठिनाई उत्पन्न हो जाती है। आप समझ सकते हैं, वायुदाब की कठिनाई को रोकने के लिए ऑक्सीजन की टंकी में हल्की जो है सो हीलियम गैस को उसमें भरा जाता है। कारण ये है। चलिए क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है आपको, मानव गुर्दे में बनी पथरी प्रायः बनी होती है। आप जानते होंगे, आए दिन सुनते होंगे कि मनुष्य के शरीर में 2 जगहों पर, किडनी में और फिर गोल ब्लाडर में पथरी पाया जाता है, स्टोन पाया जाता है। तो ये जो है सो किसका बना होता है? ए कैल्शियम फॉस्फेट, बी कैल्शियम सल्फेट, सी कैल्शियम ऑक्सलेट और डी कैल्शियम एसिसेट। तो आंसर क्या हो जाएंगे? बिल्कुल इसके आंसर हो जाएंगे, आप जानते हैं, और इसके आंसर हो जाएंगे कैल्शियम ऑक्सलेट। आंसर सी कैल्शियम ऑक्सलेट हो जाएगा। और यहाँ पर हम आपको बताते चले कि ये जो है सो आपको है सो खाद्य पदार्थों में अधिक कैल्शियम वाले तत्व को शामिल करने पर यह किडनी में कैल्शियम ऑक्सलेट जमा हो जाता है और जो धीरे धीरे बाद में किडनी में स्टोन बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 42 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 42 है, यूरिया में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा होती है। यूरिया में, बहुत पुराना क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछे जाते हैं परीक्षाओं में। यूरिया में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा होती है कितना? ए 26%, बी 36%, सी 46% और डी 56%। क्या होंगे आंसर? बिल्कुल आंसर इसके हो जाएंगे 46%। आंसर हो जाएंगे आपको 46% हो जाएंगे और ये 46%। और ये जो आपको जो है यूरिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CH4 और फिर आपको N2O CH4N2O, ये आपको इसका रासायनिक सूत्र होता है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 43 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है, किस अम्ल की उपस्थिति के कारण नींबू जो है सो खट्टा हो जाता है? नींबू खट्टा होता है किस अम्ल की उपस्थिति के कारण? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इससे जुड़े हुए बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए, ए एसिटिक अम्ल, बी साइट्रिक अम्ल, सी टार्टरिक अम्ल और डी लैक्टिक अम्ल। क्या होगा? जवाब आपके चाहिए, क्या होगा? तो इसका हो जाएगा साइट्रिक अम्ल। बिल्कुल क्या होगा? साइट्रिक अम्ल हो जाएगा इसका। और चलिए हम लोग इससे जुड़े हुए थोड़ा सा जान ले कि ये अम्ल जो होता है वह एक रासायनिक यौगिक है जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देता है। बिल्कुल, जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देता है। इसका पीएच मान क्या होता है? 7 से कम होता है। अम्ल के पीएच मान 7 से कम होते हैं और अम्ल को नीले लिटमस जो है वह लाल कर देता है। अम्ल जो है नीले लिटमस को लाल कर देता है। अब यहाँ पर चलिए, हम तो साइट्रिक अम्ल हम लोग समझ गए कि साइट्रिक अम्ल जो है सो खट्टे फल या नींबू या संतरा इन सभी में पाया जाता है, लेकिन बाकी को भी जानने का हम लोग प्रयास करें। जैसे एसिटिक अम्ल, तो यह कहाँ? तो यह सिरके में यह मौजूद होता है एसिटिक अम्ल। अगर हम लोग टार्टरिक अम्ल की बात करें तो टार्टरिक अम्ल में अंगूर और इमली में यह टार्टरिक अम्ल आपको देखने को मिलेगा। लैक्टिक अम्ल की अगर हम लोग बात करें तो लैक्टिक अम्ल जो है सो दूध में, बिल्कुल दोस्तों, दूध में यह जो है सो आपको पाया जाता है। तो इससे जुड़े हुए भी प्रश्न आपको बहुत बार पूछे गए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 44 की ओर बढ़ेंगे। 44, पेंसिलिन की खोज किसने की थी? पेंसिलिन की खोज बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पेंसिलिन की खोज किसने की थी? रॉबर्ट कोच के द्वारा, एडवर्ड जेनर के द्वारा, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा या रदरफोर्ड के द्वारा? जवाब आपसे चाहिए। तो यहाँ आंसर हो जाएंगे पेंसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा किया गया था और ये क्वेश्चन अनेकों बार पूछे गए हैं। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा किया गया है पेंसिलिन का खोज। और इसके विषय में हम आपको बताएंगे कि ये पेंसिलिन एक एंटीबायोटिक है। पहली बार खोजा गया था आपको अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा, जो जीवाणुओं के संक्रमण के खिलाफ प्रभावी होती है। आप जानते हैं आए दिन बैक्टीरियल डिजीज होते हैं और उससे बचाव के लिए ये बहुत ही उस समय में काफ़ी महामारी फैलती थी। तो पहली बार एंटीबायोटिक इनके द्वारा खोजा गया था पेंसिलिन के रूप में। और यह खोजा गया तो क्या चीज़ से? कवक की सहायता से। ये कवक आप जानते होंगे, तो कवक की सहायता से ये खोजा गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं 45 में, 45 में। क्वेश्चन नंबर 45 है, लाइसोसोम में क्या पाए जाते हैं? लाइसोसोम में
क्या पाए जाते हैं? यहाँ पर है उपापचय एंजाइम्स, श्वसन एंजाइम्स, ऑक्सीकरण एंजाइम और आपको पाचक एंजाइम। तो क्या हो जाएगा इसका? तो इसके आंसर हो जाएंगे आपको पाचक एंजाइम्स, इसके हो जाएंगे पाचक एंजाइम्स। अब चलिए थोड़ा सा हम लोग लाइसोसोम को भी जानें कि यह जो है जंतु कोशिका के कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। बिल्कुल दोस्तों, और यह एक थैलीनुमा संरचना है और इसे आत्मघाती थैली भी कहा जाता है। और आत्मघाती थैली क्यों कहा जाता है यह हम लोग कभी अलग से जानेंगे। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर आपको 46 की ओर बढ़ते हैं। और क्वेश्चन नंबर 46 है, पत्तियों द्वारा बना खाद्य पदार्थ पौधे के विभिन्न अंगों में किसके द्वारा पहुंचाया जाता है? पत्तियों द्वारा बना खाद्य पदार्थ पौधे के विभिन्न अंगों में किसके द्वारा पहुंचाया जाता है? ए है जाइलम, बी है फ्लोएम, सी है एपिकल और डी है पेरेन्काइमा। क्या होगा आंसर? आप बताएं। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछे गए हैं दोस्तों। सारे प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं जो बार बार पूछे जाते हैं परीक्षाओं में। और इसके आंसर क्या हो जाएंगे? इसके आंसर हो जाएंगे फ्लोएम। बिल्कुल फ्लोएम आंसर हो जाएंगे। और चलिए हम लोग थोड़ा सा इसको भी जानने का प्रयास करें। तो यहाँ पर फ्लोएम तो आप समझ गए कि यह है सो खाद्य पदार्थ पौधे के विभिन्न अंगों में पहुंचाने का कार्य फ्लोएम के द्वारा किया जाता है। एक और चीज है जाइलम, यह पौधे में पानी और खनिज के परिवहन का कार्य करता है। पौधे में पानी और खनिज, बिल्कुल दोस्तों सोच सकते हैं कि पौधे में जो पानी पाया जाता है यह कैसे पहुंचता है? तो यह जाइलम के सहारे आपको पहुंचता है। और जबकि फ्लोएम पौधे के विभिन्न भागों में पत्तियों से प्रकाश संश्लेषण उत्पाद का सुक्रोज के रूप में स्थानांतरण करता है। ये पत्तियों से जो यहाँ पर आप पढ़े खाद्य पदार्थ, तो वो सुक्रोज का जो उत्पादन होता है उसको स्थानांतरण का कार्य यह फ्लोएम के द्वारा किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, विषाणु क्या है? अभी तो हम लोग झेल ही रहे हैं विषाणु के विषय में। तो ये विषाणु या वायरस क्या है? यह कोशिकीय है, बी में अकोशिकीय है, सी में एक कोशिकीय है या डी में बहुकोशिकीय है? तो बिल्कुल बड़ा पुराना क्वेश्चन है और इसका क्या हो जाएगा? यह विषाणु जो है सो अकोशिकीय है। यह जो है सो अकोशिकीय अति सूक्ष्म जीव है, अकोशिकीय, जो केवल जीवित कोशिका में ही वंश वृद्धि कर सकता है। देखते हैं, आप समझ सकते हैं अभी का दौर जो कोरोना का चल रहा है, तो यह क्या है? इसीलिए लोगों को कहीं ना कहीं लोगों को दूरी बनाया जा रहा है। लोग दूर होके रहते हैं एक दूसरे से। कारण क्या है कि यह जो जीव है वह जीवित कोशिका में ही वंश की वृद्धि करता है। विषाणु या वायरस की खोज जो है 1796 ईस्वी में सर्वप्रथम एडवर्ड जेनर के द्वारा किया गया था और उनके द्वारा पता लगाया गया था कि चेचक विषाणु के कारण होता है। चेचक जानते हैं आप? बिल्कुल, वो जिसको हम लोग माता मैया भी कहते हैं, दाने दाने शरीर में निकल जाते हैं। तो पहली बार एडवर्ड जेनर के द्वारा यह पता लगाया गया था कि चेचक जो है सो वायरस या विषाणु से होता है और बाद में उन्हीं के द्वारा चेचक के टीके का भी आविष्कार किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 48 की ओर बढ़ते हैं, 48 की ओर बढ़ते हैं। 48 अफीम जो एक पादप उत्पाद है निम्नलिखित में से किससे प्राप्त किया जाता है? बिल्कुल अफीम पौधे से तैयार किया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन है आपको सूखी पत्तियों से, सूखे लैटेक्स से, जड़ से, तने की छाल से। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? यहाँ आंसर हो जाएगा आपको सूखे लैटेक्स से, सूखे लैटेक्स से आपको। अब चलिए हम लोग जब यहाँ आए हैं तो थोड़े अफीम को जानने का प्रयास करें। अफीम जो है वह अफीम के पौधे पेपेवर सोमनीफेरम के दूध को सुखाकर बनाया गया पदार्थ है। वो दूध जो लैटेक्स के रूप में मिलता है उसको सुखाकर बनाया गया पदार्थ है, जिसके सेवन से मादकता तथा तेज नींद आती है। बिल्कुल दोस्तों, ये नशे का चीज है अफीम। और अफीम में 12% मार्फिन पाया जाता है, जिसे प्रोसेस कर हीरोइन नामक मादक द्रव्य तैयार किया जाता है। इसीलिए इस पर पूरे तरीके से प्रतिबंध लगाए हुए हैं। इसके उत्पादन, जिनको भी उत्पादन का यह मिला हुआ, इसका लाइसेंस और काफी सरकार की निगरानी में ये कार्य किए जाते हैं, क्योंकि यह काफी मादक पदार्थ है। हीरोइन जैसी चीज भी इससे तैयार किए जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 49 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 है, धान का प्रसिद्ध खैरा रोग का कारण क्या है? ऑप्शन ए नाइट्रोजन की कमी, ऑप्शन बी विषाणु, ऑप्शन सी जस्ता की कमी या ऑप्शन डी पोटास की कमी। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको जस्ते की कमी के कारण। बिल्कुल, जिंक की कमी के कारण, जस्ते की कमी के कारण। ये खैरा रोग में होता क्या है कि इसके प्रमुख लक्षण क्या है कि धान की पत्तियों पर पहले हल्के रंग के पीले धब्बे बनते हैं और बाद में यह कथई रंग का हो जाता है और पौधा बौना रह जाता है, जिसके वजह से विकास नहीं हो पाता है। तो यह कारण है धान का यह खैरा रोग। और चलिए अंतिम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 50,
क्वेश्चन नंबर 50 को देखिएगा। 50 है, चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? ए गतिज ऊर्जा, बी स्थितिज ऊर्जा, सी यांत्रिक ऊर्जा या डी संचित ऊर्जा। तो क्या होगा इसका आंसर? तो इसके आंसर आपको हो जाएंगे बिल्कुल स्थितिज ऊर्जा। अब स्थितिज ऊर्जा है क्या? तो किसी वस्तु में उसकी अवस्था या स्थिति के कारण, ध्यान दीजिएगा, किसी वस्तु में उसकी अवस्था या स्थिति के कारण कार्य करने की क्षमता को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। अब जैसे आप समझ लीजिए, बांध बनाकर पानी जो इकट्ठा किया जाता है तो वहां पर जो पानी से जो ऊर्जा मिलती है उसको हम लोग स्थितिज ऊर्जा कहेंगे। पुरानी जो घड़ी होती थी जिसमें चाबी भरी जाती थी, जो क्वेश्चन है आपको, तो वहां क्या होता था, हम लोग चाबी को ऐंठ के भरते थे तो क्या होता था, ऊर्जा उसमें निश्चित रहता था। धीरे धीरे घड़ी 24 घंटे में वह चाबी है सो नाचते हुए आपको है सो उसकी ऊर्जा समाप्त होती थी, तो वह क्या हुआ, स्थितिज ऊर्जा हुआ। उसी प्रकार से तनी हुई स्प्रिंग जो है या कमानी की ऊर्जा या क्या है, यह सभी स्थितिज ऊर्जा होता है इसमें। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर से देंगे और हाँ, आप अपने दोस्तों में जरूर से शेयर करें और ज़रूर से लाइक करेंगे, कमेंट्स करेंगे। मिलते हैं मॉर्निंग कैप्सूल में कल। तो ओके, थैंक यू, धन्यवाद।